हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी बेसिक हिस्ट्री की क्लास है। इसके अंतर्गत हम अपने इतिहास को लेकर चल रहे हैं और यह क्लास आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पर न सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं बल्कि फैक्ट्स के साथ साथ हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट और थ्योरी को भी लेकर चल रहे हैं। अब जब ये क्लास आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक हमने अपने जो इतिहास के सेगमेंट की बात की, उसमें हमने आपके हर्यक और नंद वंश तक की चर्चा कर चुके थे। आज हम यहाँ पर देखेंगे मौर्य साम्राज्य। इसके अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य के दो प्रथम शासकों को देखेंगे, यानी कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें तीन शासक देखने को मिलते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपके बिंदुसार और तीसरे आपके अशोक होंगे। आज हम दो लोगों को देखेंगे, यानी कि किन्हें किन्हें। आज हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को। देखो, मगध के ऊपर राज्य था नंद वंश का और नंद वंश के अंतर्गत शासन कर रहा था धनानंद। धनानंद की सत्ता को ही हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना की और इस कार्य को संपन्न करने में मदद की थी कौटिल्य ने, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। अब यहां पर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण चाणक्य को नंद वंश को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना करनी पड़ी। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये मैंने आपको अपने कहानी के सेगमेंट में भी सुनाई, वहां पर आप जाकर सुन लीजिएगा, फिर से बताता हूं। हुआ ऐसा था कि धनानंद ने बड़ी ही कुरीतियों के कारण और लोगों को सता-सताकर कई प्रकार के कर लगाकर अत्यधिक धन संचय करके रखा था, अपने पास काफी धन को एकत्रित कर लिया था। और जब यहाँ पर धनानंद वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि उसने लोगों को बहुत सताया है और अब उसका जब अंतिम समय है तो वो इन लोगों की बद्दुआओं को लेकर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर आप देखेंगे धनानंद ने उसी धन से अपने राज्य के लोगों की मदद करने के लिए एक विभाग की स्थापना की, जो क्या था, जो लोगों को यहाँ पर दान दक्षिणा देता था। अब धनानंद को एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी या फिर खोज थी जो इस कार्य को कुशलता पूर्वक कर सके, या फिर जो धन यहाँ पर लोगों के कल्याण के लिए दिया जा रहा है उसका अच्छे से प्रयोग कर सके। इसके लिए पूरे राज्य में ढिंढोरे पिटवाए गए, ढोल पिटवाए गए कि जो भी इस कार्य को करने के लिए अपने आप को योग्य समझता हो वह राज्य में अपना आवेदन दे सकता है। तो इस समय चाणक्य जो था आपका, ये थे नालंदा में और किसी कारणवश ये पहुंच गए थे पाटलिपुत्र। तो यहां पर आप देखें, जब ये पाटलिपुत्र जाते हैं तो वहां पर इन्हें भी इस योजना के बारे में जानकारी मिलती है। तो धनानंद जब ये योजना पिटवा रहा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर कौटिल्य भी अपना आवेदन दे देते हैं। साक्षात्कार होते हैं, कौटिल्य चुन लिए जाते हैं। विद्वान तो थे ही, चुन लिए गए। जब इन्हें चुना गया तो यहां पर आप पाएंगे बड़ी कुशलता पूर्वक कुछ महीनों तक ये कार्य करते रहे और जब ये कार्य करते रहे तो लोग, बड़ी प्रजा खुश हो गई और धनानंद की जय जयकार करने लगी। अपने अंदर होता है ना कि साल भर वैकेंसी नहीं आती, इलेक्शन के 2 साल पहले वैकेंसी आना प्रारंभ हो जाती है तो हम सरकार की जय जयकार करने लगते हैं। उसी प्रकार से धनानंद की भी जय जयकार होने लगी। धनानंद भी खुश हो गया। एक दिन उसने, जो इसका अध्यक्ष था कोषागार का, इनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने कुशलतम तरीके से हमारे कोषाध्यक्ष की यहाँ पर रखवाली कर रहा है। तो इसी आधार पर कौटिल्य को धनानंद के सामने प्रस्तुत किया गया। धनानंद ने जैसे ही कौटिल्य को देखा, उसका क्रोध 7वें आसमान पर। क्यों? क्योंकि ये क्रूपी ब्राह्मण थे, देखने में थोड़े अच्छे नहीं थे, क्रूपी थे। तो धनानंद बोलता है कि इतना क्रूपी ब्राह्मण मेरे साम्राज्य में, वो भी महल महल के अंदर, क्या कर रहा है। वो उनकी योग्यता को ना आंक कर उनकी शकल को आंक बैठा और अपमान कर दिया भरी सभा में। इसी चीज से अपमानित महसूस करके कौटिल्य ने शपथ ली और अपने केसों को खोला कि जिस दिन वह धनानंद के घमंड को चूर चूर ना कर दे और उसके साम्राज्य को विखंडित करके एक नए साम्राज्य की स्थापना न कर दे, अपने केसों को नहीं बांधेगा। और निकल जाता है एक ऐसे प्रतिभावान बालक की खोज में जो इस कार्य को संपन्न कर सके। तो यहीं से मुलाकात होगी चंद्रगुप्त की और कौटिल्य की। ये तो था कौटिल्य का जीवन।
अब चंद्रगुप्त के जीवन की अगर हम बात करते हैं तो कहां से प्रारंभ होगा, तो इस पर आने के लिए आपको हमें कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि इनका आरंभिक जीवन कैसा था। तो चंद्रगुप्त को हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, काय के लिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। और जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की इन्होंने, तो यहां पर आप देखेंगे इस कार्य में आचार्य चाणक्य की सहायता से इन्होंने नंदों का नाश किया और अपने राजवंश की स्थापना कर दी। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो यहाँ की प्रजा थी, मगधी प्रजा थी, धनानंद के जो व्यवहार था, आतंक वाला व्यवहार, उससे परेशान हो चुकी थी और एक नए शासक की खोज में थी। इसीलिए यहाँ पर यह कार्य कौन करेगा? यह कार्य चंद्रगुप्त करेंगे। इसे चंद्रगुप्त को मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यूनानियों को पराजित किया और धनानंद को भी साथ में पराजित किया। यूनानियों को भी चंद्रगुप्त पराजित करेगा, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन कैसा था, यानी कि जीवन परिचय कैसा था। तो यहाँ पर हमें इनके संबंध कुछ चर्चाएं मिलती हैं, कुछ विषय के बारे में पता चलता है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? मौर्य नगर के प्रधान थे। कि जो चंद्रगुप्त थे, इनके पिता कौन थे? मौर्य वंश के प्रधान थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त अपनी मां के गर्भ में थे, उसी समय एक युद्ध में, जो सीमावर्ती युद्ध था, उस युद्ध में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो नगर के ऊपर विद्रोही सेना का नियंत्रण हो जाता है। तो इनकी मां की जान को भी खतरा था। तो जो यहाँ पर चंद्रगुप्त की मां थी, उनके भाई यानी चंद्रगुप्त के मामा इनकी मां को, यानी चंद्रगुप्त की मां को, यानी अपनी बहन को वहां से सुरक्षित निकालते हैं, मौर्य नगर से सुरक्षित निकालते हैं और पाटलिपुत्र भेज देते हैं, पहुंचा देते हैं। यहीं पर क्या होगा? चंद्रगुप्त का जन्म होगा कब? 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में यहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म होता है। फिर आगे आप देखेंगे आरंभ में चंद्रगुप्त की मां इनके जीवन पोषण को करने में सक्षम नहीं थी, साम्राज्य खो चुका था। तो जन्म के साथ ही क्या होगा? इन्हें एक गौपालक को समर्पित कर दिया जाएगा, यानी गौ पालने वाला एक व्यक्ति था, उसे इन्हें समर्पित कर दिया जाएगा। तो गौपालक इन्हें अपनी गौशाला में अपने पुत्र के समान क्या करेगा? इनका पालन पोषण करेगा। और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इन्हें क्या करेगा? इन्हें एक शिकारी के हाथों बेच देगा। किसके हाथों? शिकारी के हाथों बेच दिया जाएगा। अब शिकारियों को ग्राम में ही इनका लालन पालन पालन होने लगा और ये बड़े होने लगे। और यहीं पर इन्होंने क्या किया? यहीं पर ये पशुओं के रखरखाव के कार्यों को भी सीखने लगे। प्रतिभावान बचपन से थे। तो प्रतिभावान जब बचपन से थे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने प्रतिभावान होने के कारण शीघ्र ही उस कबीले के बच्चों के बीच में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। आप देखते होंगे एक लीडर होता है। कैसा लीडर होता है? आपके ग्रुप में भी एक ऐसा बच्चा होगा जो प्रतिभावान होगा, जिसकी आप सब लोग बात मानते होंगे। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे तो यहां आप पाएंगे इसने क्या किया? प्रमुख स्थान बना लिया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर कुछ इतिहासकार हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों की भी व्याख्या बताते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूनानी लेखकों की, तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या फिर सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना है। किस नाम से? यहां पर आप देखेंगे एंड्रोकोट्स या फिर सैंड्रोकोट्स के नाम से भी पुकारा है। वहीं हम बात करते हैं विलियम जोन्स की, तो विलियम जोन्स ने 1793 में चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग किया है। विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में ब्रसल शब्द का प्रयोग किया है। किसका? ब्रसल शब्द का। ब्रसल शब्द का यहां पर प्रयोग किया है। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसने किया है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। फिर यहां पर हम आगे आएंगे तो सर्वप्रथम 1817 में, कब? 1837 में, 1837 में अशोक का यहां पर एक अभिलेख है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख इसे कहा जाता है। टोपरा में था, दिल्ली लाया गया तो दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की? सफलता प्राप्त की अशोक ने। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि इस अभिलेख को पढ़ने की सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किया,
अपने ब्राह्मणों से इस अभिलेख को पढ़वाया, कोई भी ब्राह्मण इसे नहीं पढ़ पाया। फिर जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, कब? 1837 में इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और यहां पर आप देखेंगे यह कार्य करने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। तो इतिहास में पूछा जाता है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में आरंभिक सफलता किसने प्राप्त की? तो ये होंगे आपके जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखना। तो बात आती है कि चाणक्य ने इसे ही क्यों चुना, यानी कि चंद्रगुप्त को ही क्यों चुना? ये सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर उभर के आता है। तो इसके पीछे एक कहानी है। चाणक्य एक प्रतिभावान बालक की खोज में यहां से वहां भटक रहे थे, कई स्थानों पर ये गए। तो यहां पर आप देखेंगे एक जगह कुछ बच्चे मिलकर एक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राजकीमल। क्या नाम था? राजकीमल खेलने में व्यस्त थे। राजकीमल क्या होता है? एक व्यक्ति राजा बनता है, बाकी के दोस्त प्रजा बनते हैं और राजा अपने प्रजा की यानी कि अपने दोस्तों की समस्याओं का समाधान करता है। इसी खेल को खेलते हुए आप पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक पत्थरों के सिंहासन पर बैठा होगा और जो प्रजा थी, जो इसके मित्र थे, वो नीचे खड़े थे और एक एक करके अपनी समस्याओं का यहां पर बता रहे थे। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त बड़ा कुशलता पूर्वक उन्हीं समस्याओं का समाधान करने में लगा था। क्लियर? अब आगे आओ। यहां पर आप आगे देखेंगे चंद्रगुप्त की ऊपर चाणक्य की दृष्टि पड़ी और एक ही दृष्टि में उसने इस बालक की गुण छुपी हुई भावनाओं गुणों को का मूल्यांकन कर लिया। अब इस बालक को अपने नियंत्रण में कैसे लिया जाए? तो इसका समाधान चंद्रगुप्त को कौटिल्य ने निकाला। उसने क्या किया? उसने उस शिकारी को जिसके द्वारा चंद्रगुप्त का पालन पोषण किया जा रहा था, उस शिकारी को 1000 कासार्पण प्रदान किए। क्या किए? 1000 कासार्पण प्रदान किए और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। एक कहावत है कि आपके जीवन में जो लिख चुका है वो घटना घटनी होनी होती है, किसी भी प्रकार से कैसे भी आप वहां तक पहुंच ही जाते हैं। वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य अपने आरंभिक जीवन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रगुप्त को खरीदने के बाद चाणक्य इन्हें लेके जाता है तक्षशिला में और तक्षशिला में इनकी शिक्षा को पूरा कराया जाता है। इनकी तक्षशिला क्या था? उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य तक्षशिला के प्रमुख शिक्षक थे, तो इन्हें यहां पर शिक्षा प्रदान की जा रही थी। यहीं पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कई कलाओं से और कई प्रकार की विधाओं से क्या किया? यहां पर प्रशिक्षित किया, शिक्षा प्रदान की। फिर यहां पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर एक प्रकार से व्यस्क हो गए, तो अब यहां पर बात आती है कि किस प्रकार से नंदों को पराजित किया जाए। अब देखो, नंदों को पराजित करना कोई एक दिन या एक घंटे के घटनाक्रम तो है नहीं। नंद भी एक अच्छी खासी ताकत में यहां पर बैठे हुए हैं। ये वही नंद हैं जिनके बारे में कहा जाता है सिकंदर इनकी ताकत को देख के वापस चला गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य व्यस्क होता है, फिर योजना बनाई जाती है किस प्रकार से नंदों से मुकाबला किया जाए। अब नंदों से आप डायरेक्ट जाके युद्ध तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास विशाल सेना है। पहले बात आती है कि सेना को कैसे एकत्रित किया जाए। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर जनजातीय लोगों की एक सेना बनाई और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। क्या करेंगे? आसपास की सेना के ऊपर क्या नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ करेंगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले उसने यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाया। क्या किया? यूनानियों का जो शासन था भारत के ऊपर, उनके शासन से अपने देश को मुक्त करवाया। फिर इसने क्या किया? नंदों के घृणित और अत्याचारी शासन की समाप्ति की। करेगा कैसे? इस चीज के बारे में हम जानते हैं। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले नंदों के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि पंजाब और सिंध के क्षेत्रों को नियंत्रण में लेने का विचार किया और इन क्षेत्रों को ही विदेशियों से क्या है? दासता से मुक्त करवाया। कौन सा? पंजाब और सिंध का क्षेत्र। लेकिन आप किताबों में पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है
कि चंद्रगुप्त के पास कुछ दैवीय शक्तियां थी, जैसे ही सत्ता में आया उसने नंदों को हरा दिया, ऐसा नहीं था। इसके पीछे पूरी एक कहानी है, जिसके तहत सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया और यहां से विदेशी शक्तियों को बाहर किया। फिर धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्ति की वृद्धि की और जब एक क्षेत्र के ऊपर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया, उसके बाद इसने नंदों को चैलेंज किया, नंदों को चुनौती दी। और यहां पर एक इतिहासकार है, इनका नाम है प्लूटार्क। क्या नाम है इनका? प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार यहां पर हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, कितनी सेना लेकर? 6 लाख की विशाल सेना लेकर संपूर्ण भारत के अपने प्रतिद्वंदी शासकों को कुचल दिया। अब ये 6 लाख की सेना के पीछे कितनी अतिशयोक्तियां हैं, इसके बारे में कहना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर इतिहासकारों के द्वारा इतना बड़ा नंबर हमें देखने को मिलता है कि 6 लाख की सेना रही होगी। अब यहां पर आप देखेंगे, जस्टिन एक इतिहासकार है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कुछ और नहीं बल्कि डाकुओं का समूह थी। देखो, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जब आप तैयारी करते हैं, तो कई सारे लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हकीकत में मोटिवेट करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मोटिवेट करने का दिखावा करेंगे और दूसरा डर उन्हें भी लगेगा कल को आप सिलेक्ट हो गए तो उनकी वैल्यू आपके सामने कम हो जाएगी, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप सिलेक्ट हो, तो बीच बीच में व्यवधान क्रिएट करेंगे। तो इसी प्रकार से इतिहास में भी होता है। इतिहास में हम किस शासक को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, ये हम देखते हैं। जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहा है, उसकी सेना को जस्टिन डाकुओं की सेना कह रहा है। इसी प्रकार से अकबर की सेना को एक भारतीय इतिहासकार के द्वारा क्या कहा गया? यहां पर लुटेरों की सेना कहा गया, डाकुओं की सेना कहा गया, भीड़ वाली गुंडई सेना कहा गया। तो इनके पीछे कितनी सत्यता है, ये कहना आसान नहीं है, ये उस समय के इतिहासकार ही बता सकते हैं। लेकिन यहां पर इतिहास को पढ़ते हुए आप पूरा 100% उसके पीछे सही चीजें नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहां पर जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना या फिर डाकुओं के ग्रोह कहा गया। और मैंड्रिक नाम के एक और इतिहासकार हैं। कौन है? मैकडर्नल नाम के एक इतिहासकार है। इन्होंने ये डाकू शब्द प्रयोग किया गया है, इस शब्द का अर्थ बताया कि यह लोग पंजाब के जातीय लोग थे। कौन थे? यह लोग पंजाब के जातीय लोग थे, जिनके लिए जस्टिन ने डाकू शब्द प्रयोग में लाया है। अब यहां पर देखो, चंद्रगुप्त ने 323 से लेकर 317 ईसा पूर्व में क्या करेगा? बीच में यहां पर पंजाब के सिंध को यूनानियों से मुक्त करेगा। क्या करेगा? पंजाब को सिंध के यूनानियों से मुक्त करेगा। ठीक, क्लियर? इतना क्लियर? अब आ गया हो। जस्टिन का कथन है, जस्टिन यहां पर एक स्टेटमेंट और देता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई उसके पश्चात भारत ने दासता का जुआ उतार फेंका। क्या किया? भारत ने दासता का जुआ उतार फेंका, उसके गवर्नरों की हत्या कर दी गई और एक स्वतंत्र शासक की स्थापना सेंट्रल कोर्ट्स के द्वारा की गई। अब ये जो सेंट्रल कोर्ट्स नाम यूज किया गया है, कहा जाता है ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त ही है। ठीक है, क्या है यहां पर जो सेंट्रल कोर्ट्स शब्द जस्टिन के द्वारा यूज किया गया है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ही माना गया है। क्योंकि सिकंदर के बाद अगर कोई भारत में बड़ा शासक आया जिसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया, वो सिकंदर ही था। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों से हमें नंदों और मौर्यों के बीच के युद्ध की जानकारी नहीं मिलती, यानी कि जो प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत हैं उन्हें हमें कहीं पर भी नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में युद्ध के किसी भी प्रकार के प्रमाण या उल्लेख की जानकारी नहीं मिलती है। बल्कि यहां पर आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो किसका है? बौद्ध ग्रंथ है। इससे हमें क्या होता है? इससे हमें
इस युद्ध की कुछ झलकियां प्राप्त होती हैं। कहां इस प्रकार का युद्ध इतिहास में हुआ था। जैन ग्रंथ, यहां पर कौन सा है? जैन ग्रंथ है आपका परिष्टि पर्वन। जैन ग्रंथ है आपका परिष्टि पर्वन। इसके अनुसार यहां पर आप देखेंगे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद राजा को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। जैन ग्रंथ परिष्टि पर्वन में हमें उल्लेख मिलते हैं कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, और उसे बंदी बना लिया। फिर आगे आप देखेंगे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस निकेटस, आप कह सकते हैं एक प्रकार से ये राजदूत है। राजदूत कहना गलत होगा, ये एक प्रकार से संरक्षक है। किसका? जो सिकंदर अपना साम्राज्य छोड़ के गया था, उस साम्राज्य का संरक्षक बनाया था सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटस को। तो सेल्यूकस निकेटस को यहां पर पराजित करेगा और सेल्यूकस निकेटस की जो आक्रमणकारी सेना थी उसे 305 में पराजित करेगा। अब देखो, सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त के ऊपर साम्राज्य या फिर शासन स्थापित करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए आक्रमण किया। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व के लगभग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको युद्ध देखने को मिलेगा। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त द्वारा पराजित कर दिया गया। और आपको यह जानकारी तो होगी इतिहास में कि जब एक शासक दूसरे शासक को पराजित कर देता है तो युद्ध की जीत में कुछ ना कुछ भाग उसे मिलता है क्षेत्र का। युद्ध हजाने के तौर पर धन लेता है। तो इसी प्रकार से जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया यानी कि काबुल, कंधार यानी कि अराकोशिया, और मकरान बलूचिस्तान यानी कि जेडोशिया, और हेरात यानी कि पेपेन सदाई, इन क्षेत्रों की अधिकारता प्राप्त हो गई। यानी कि इन क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। कौन कौन से क्षेत्र आपके? काबुल, कंधार, मकरान जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, और हेरात, ये क्षेत्र से प्राप्त हो गए। यहां पर एक इतिहासकार और है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कहते हैं जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया तो सेल्यूकस ने संधि के रूप में अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। ये आम बात था, उस समय विवाह कर दिए जाते थे। तो यहां पर सेल्यूकस की पुत्री थी एथेना। कौन थी? एथेना। इनका विवाह चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया गया। अब यहां पर आप देखेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? सेल्यूकस का दूत है, और यह पाटलिपुत्र की यात्रा पर आएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। कब आएगा? 304 से लेकर 293, 304 से लेकर 293 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटस का दूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार यानी कि पाटलिपुत्र में उपस्थित होगा। और मेगास्थनीज की ही पुस्तक है इंडिका। कौन सी? इसकी ही पुस्तक है इंडिका, जिसमें हमें भारत के बारे में कई प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, या फिर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है एक तो मेगास्थनीज की इंडिका से, दूसरे जैन और बौद्ध ग्रंथों से, तीसरे अशोक के अभिलेख और शिलालेखों से। अभिलेख शिलालेख क्या है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जब हम अशोक के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जूनागढ़ शिलालेख से हमें पता चलता है कि सिंचाई हेतु सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। यानी कि यहां पर आपके सामने एक जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित कर लिया, शासन स्थापित कर लिया, तो उसके बाद इस क्षेत्र में क्या करेगा? सिंचाई की हेतु, सिंचाई की व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील के ऊपर एक बांध का निर्माण करवाएगा। और इस बांध का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के
गुजरात प्रांतीय गवर्नर के द्वारा जो पुष्यगुप्त है और जो वैश्य धर्म से संबंधित है, इनके द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त। ये पुष्पगुप्त नहीं है, ये पुष्यगुप्त है। ठीक है, आगे आओ। चंद्रगुप्त मौर्य और दक्षिण विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय भी की थी। तो कौन कौन सी विजय की थी दक्षिण की, इसके बारे में यहां पर हम जानकारी ले लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय के बारे में हमें अभिलेखों और जैन तथा तमिल स्रोतों से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण विजय पर गया, इसकी जानकारी के महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका यहां पर अभिलेख, फिर है यहां पर जैन ग्रंथ। अब आप बोलेंगे बौद्ध ग्रंथ नहीं है, तो बौद्ध ग्रंथ नहीं है क्योंकि दक्षिणी तरफ जैन धर्म का ज्यादा प्रभाव था। बताया था वो 12 वर्ष का अकाल, श्वेतांबर, दिगंबर, दक्षिण की ओर प्रस्थान। तो दक्षिण में इनका प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। चीजों को लिंक करना सीखो, एक कहानी से दूसरे कहानी। जैन बौद्ध में मैंने आपको बताया था श्वेतांबर और दिगंबर, स्थूल भद्र और भद्रबाहु क्या करेंगे? ये लोग दक्षिणी तरफ जाएंगे भद्रबाहु, और वहां पर जैन धर्म के प्रचार के लिए कुछ समय तक रुकेंगे, बताया था। अब आपको सोचना चाहिए कि कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त दक्षिण विजय पर जा रहा है, तो यहां पर जो जैन ग्रंथ है इनसे हमें जानकारी प्राप्त होगी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में। कॉमन सेंस है, जब तक आप अपने इस ऊपर वाले माले का प्रयोग नहीं करेंगे, इतिहास आपको साक्षात भगवान भी आके पढ़ा दें, समझ में नहीं आएगा। चीजों को लिंक करना सीखो कि चीजों को लिंक कैसे करते हैं, चीजों को समझते कैसे हैं, और कैसे हम इन चीजों को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से आगे निकलो। यूनिवर्सिटी में क्या करते थे? गाय देखिए, गाय या फिर कोई भी जानवर क्या करता है, उसके सामने जब भोजन दिया जाता है, भूसा और कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स वाली चीज मिलाकर, तो वो एकदम से पूरा खाना खा जाती है। ठीक, एकदम से पूरा निगल लेती है। फिर धीरे धीमे वो खाना जब बाहर आता है तो उसको चबाती है। आपने देखा होगा गाय बैठी रहती हैं, भैंस बैठी रहती हैं, कई घंटे तक उसको मुंह चलाती रहती हैं, या चिंगम खा रही हूं। तो इसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे आप लोग क्या करते हो, एक दिन में पूरी पढ़ाई कर लेते हो, रट लेते हो चीजों को, और एग्जाम में जाके उसी चीज को लिख देते हो। ये हुए यूनिवर्सिटी के पेपर। लेकिन आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस उससे अलग है। यहां पर आपके विचार पूछे जाते हैं, लेखक के नहीं। अगर कुछ घटना घटी तो घटना घटने के पीछे कारण क्या थे। यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के 3 महत्वपूर्ण नगर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, वो कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, तीनों में समान जनसंख्या है, समान गाड़ियों की संख्या है, लेकिन दिल्ली में अधिक पॉल्यूशन है, मुंबई और कोलकाता में कम। कारण बताइए। अब ये क्वेश्चन आपको कौन सी किताब में मिल जाएगा और यूपीएससी से पूछने से पहले किस शिक्षक ने पढ़ाया होगा, आपको इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके आंसर की तरफ आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो दिल्ली है ये लैंड लॉक्ड सिटी है, यानी कि इसकी सीमा चारों तरफ से भूमि से घिरी है। कोलकाता और मुंबई के पास एक लाभ है, इनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, और समुद्र से जब लगती हैं आपको पता होगा कि यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला प्रोसेस बना रहता है और लगातार वर्षा होती रहती है। वर्ष भर यहां पर आपको वर्षा दिखाई देगी, हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी बहुत वर्षा तो हो ही जाती है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण मौजूद होते हैं, जिन्हें एरोसोल्स भी कहते हैं हम, जिनके कारण विजिबिलिटी कम होती है और पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ऐसे जो डस्ट पार्टिकल हैं वर्षा की बूंदों के साथ में नीचे आ जाते हैं।
लेकिन दिल्ली में ऐसी सुविधा नहीं है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में लैंडलॉक्ड कंट्री है, मानसून में वर्षा होती है, आसपास कृषि भूमि अधिक है, जिससे धुआं भी आता है। तो इन सभी कारणों से आप देखेंगे दिल्ली का पॉल्यूशन जो है अधिक रहता है, मुंबई और कोलकाता में कम रहता है। ठीक है? अब ये प्रश्न किस बुक में मिला होगा यूपीएससी पूछने से पहले? अब तो हर टीचर ज्योग्राफी के जितने भी शिक्षक होंगे ना, सब पढ़ाने में लगे हैं। इससे पहले किसने पढ़ाया होगा? इसी प्रकार से 2013-14 में एक प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि जैन बौद्ध धर्म में बिहार और स्तूप किसे कहा जाता था? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। इससे पहले कोई भी शिक्षक आपको बिहार और स्तूप नहीं पढ़ाता था। लेकिन 2013-14 के बाद जब ये प्रश्न पूछा लगा गया तो हर बुक में, हर शिक्षक के नोट्स में और हर क्लास में आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। तो इस हिसाब से जब तक आप अपने इस ऊपर वाले माले का प्रयोग नहीं करेंगे और पूर्ण रूपेण किसी शिक्षक के ऊपर निर्भर रहेंगे, आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से काफी दूर रहेंगे। इस चीज को आप नोट कर लो। जब तक खुद अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना सीखेंगे, समझे? तो यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय है, इनकी जानकारी हमें मुख्य रूप से अभिलेखों से, जैन ग्रंथों से और तमिल स्रोतों से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत से हमें अशोक के कई अभिलेखों की प्राप्ति हुई, जिसमें आप देखेंगे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर पहाड़ी, यानी कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। कौन सा? जटिंग रामेश्वरम। गोबीभट्ट, पालकिक, गुंडू, मास्की, गुटी। गुटी कहां है? मास्की और गुटी की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहां से हमें चोल, पांडे, सरियपुत्र, केरल पुत्र आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है? अशोक के 13वें अभिलेख से, अशोक के कई अभिलेख हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है कि दक्षिण भारत में उसने केवल कलिंग की विजय की। क्या किया अशोक ने? दक्षिण भारत में केवल कलिंग की विजय की, जिसके पश्चात उसने युद्ध करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ठीक है? ये जानकारी हम अशोक वाले चैप्टर में भी देखेंगे। आगे आओ। देखो, जब अशोक ने यहां पर युद्ध करना बंद किया तो दक्षिण में सिर्फ एक विजय की। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, ये पूरा अखंड भारत देख रहे हैं, तो दक्षिण का क्षेत्र भी इसमें आता था। ठीक है? चंद्रगुप्त या मौर्य साम्राज्यों के नियंत्रण में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य 3 शासक आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, फिर होंगे आपके यहां पर बिंदुसार, तीसरे होंगे यहां पर आपके अशोक। इस प्रकार से 3 शासक आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब यहां पर बात आती है दक्षिण विजय की। तो अशोक के 13वें अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र विजय की थी, जो कलिंग की विजय थी। कलिंग की विजय करने के साथ ही अशोक ने अपनी युद्ध की नीति को भी त्याग दिया था। जब अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया तो अन्य क्षेत्रों पर तो नियंत्रण स्थापित करेगा नहीं नीचे। तो कहा जाता है कि दक्षिण के जितने भी राज्य मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, इनके ऊपर विजय जो की गई थी चंद्रगुप्त और बिंदुसार के द्वारा ही की गई थी। अशोक ने सिर्फ कलिंग को जीता। और कलिंग जो क्षेत्र है, इसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य भी जीत चुके हैं, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो जाएगा। जो कलिंग क्षेत्र है, इसे हम वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं। जो कलिंग आप देखेंगे, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और उड़ीसा वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसकी सीमा दक्षिण जाने के रास्ते में पड़ती थी और समुद्र के द्वारा भी आप यहां से व्यापार कर सकते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे जीता। समय समय पर कई शासकों ने इसे जीतने के प्रयास किए, लेकिन हर कुछ समय बाद यह स्वतंत्र हो जाता था। वर्तमान में भी आप देखिए उड़ीसा में किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी है, अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं होगी।
तो वर्तमान में अभी आप देखिए उड़ीसा देश की राजनीति से अलग थलग है, मतलब नहीं है उसे दुनिया से, अपना काम करने में लगा है, जैसे देश का भाग ही ना हो, इस प्रकार से आप देखेंगे, लेकिन भाग है, लेकिन राजनीति में अलग है, अलग पॉलिसीज है, सब कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कलिंग वाला जो क्षेत्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कब्जाया, अशोक ने भी कब्जा किया इस पर, और दक्षिण विजय की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा। ठीक है, यहां पर हम आते हैं आगे। बिंदुसार इतिहास में हमें अक्रिय राजा के रूप में देखने को मिलता है। दो शासक देखिए इतिहास में आप, एक तो है आपके बिंदुसार, और दूसरे कौन है आपके, दूसरे हैं आपके हुमायूं। इतिहास में जब आप इन्हें पढ़ेंगे, इतिहास के कुछ पुस्तकों में, स्टैंडर्ड बुक में नहीं, जो आपकी फैक्चुअल वाली बुक होती है, तो उसमें बिंदुसार के जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ग्रीक के अपने समकक्ष या फिर यूरोप रोम के अपने समकक्ष शासक से अंजीर, विदेशी शराब और दार्शनिक प्राप्त करना, यह उद्देश्य था इसका। और हुमायूं के जीवन का उद्देश्य क्या था? शराब के नशे में दीन पनाह पुस्तकालय की किताबों की जो पुस्तकालय था, उनकी सीढ़ियों से गिर के मर जाए। एक बात बताओ, कितने शराब पीने वाले या शराबी लोगों को आपने लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा है? अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इनकी जो स्टैंडर्ड बुक है उसे पढ़िए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन आप हुमायूं के बारे में सही से पढ़ लोगे और आपको विकल्प दिया जाए कि इतिहास में जाके मुगल वंश के किसी एक शासक की भूमिका में आपको आना है, तो आप कहीं ना कहीं जाके हुमायूं को चुनेंगे। हुमायूं भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है जो अपने जीवन काल में जितने बड़े साम्राज्य को हारेगा, उतने बड़े साम्राज्य को जीतेगा भी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एकमात्र शासक। बस इसकी जो हारने के कारण थे वो ये थे कि ये बड़ा उतावला किस्म का इंसान था, जैसे आप लोग हैं। आप लोग देखते हैं किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्टेटमेंट आया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया, उसके स्टेटमेंट को बिना एनालाइज किए आप लोग हकीकत का मान लेते हैं। एक चीज बताओ, यूपीएससी कहता है 31 से लेकर आप अटेम्प्ट शुरू करो और 32 तक आप दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो कुल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको। अब कोई व्यक्ति 21 साल का हो गया, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, उसने स्टडी प्रारंभ की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, ठीक। एज हो गई उसकी 26, और 26 में जाके अपना पहला अटेम्प्ट देता है, यानी तैयारी कर रहा है 5 साल से, 4 साल से। पहला अटेम्प्ट देगा अपना 26 साल में और सिलेक्ट हो जाएगा, तो क्या कहेगा? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। उसने ये नहीं बोला कि मैंने पहली साल में निकाला, उसने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। भैया तैयारी तो 5 साल से कर रहा था। आपको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि पहली साल और सिलेक्ट हो गए? तो एनालाइज करो चीजों को, उनकी गहराई में जाओ। जिस प्रकार से आप लोग उतावले रहते हैं जल्दी सफलता के लिए, उसी प्रकार से हुमायूं भी उतावला रहता था कि जल्दी से साम्राज्य स्थापित कर ले, जल्दी सत्ता मिल जाए। तो कहीं पर भी ये घेरा डालेगा तो बिना पूर्व योजना के और जल्दी से घेरे को उठा लेगा। ये इसकी खामियां थी, इसकी खामियां थी। ठीक है, अब आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे बिंदुसार की। तो बिंदुसार इतिहास में हमें अक्रिय राजा देखने को मिलता है, कम ही इसने युद्ध किए, इसलिए हम दक्षिण विजय का पूरा पूरा श्रेय चंद्रगुप्त को देते हैं। आगे आ जाओ। ठीक, अब देखो, तमिल परंपरा से हमें पता चलता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ में दक्षिण के क्षेत्र में मोहर के एक राजा थे, उनके ऊपर आक्रमण किया
और इस अभियान में कौशल और बड़नगर नामक 2 जनजातियों से साथ इनने मित्रता कर ली। क्या किया? इन्होंने दक्षिण में जब विजय की तो यहां पर 2 जातियां कौशल और बड़डगर इनके साथ में मित्रता की और इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य मगध में एक बड़ा अकाल पड़ा था 12 वर्षीय। अब याद करो, श्वेतांबर दिगंबर, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, भद्रबाहु दक्षिण जाएंगे, याद आया? जब ये दक्षिण जाएंगे तो ये 12 वर्ष का अकाल किसके समय था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यहां पर आप देखेंगे अपने जीवन काल के अंतिम वर्ष में जब ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो इस अकाल से निपटने में चंद्रगुप्त मौर्य असफल रहा। और जब चंद्रगुप्त मौर्य असफल रहा तो इसने क्या किया? भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली और भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोग श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर आकर बस गए। कहां पर? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर आकर बस गए। यहीं पर यानी श्रवणबेलगोला में ही आप पाएंगे क्या है? यहां पर चंद्रगिरी नामक एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, चंद्रगिरी नामक नाम की यहां पर एक पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। इसी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की और कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? संलेखन विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व, डेट कंफर्म नहीं है, विवादित है, मैं अपने त्यागों को प्राणों त्याग दिया। किसके द्वारा? संलेखन विधि के द्वारा। ठीक है, अब हमें श्रवणबेलगोला से ऐसे साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है जो इस चीज की पुष्टि भी करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, आपके डाउटों को क्लियर किया जाएगा। अब हम आते हैं आगे। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ और बिंदुसार युद्ध के लिए कम जाना जाता है, शांत प्रिय नीति के लिए अधिक जाना जाता है। बिंदुसार का जीवन तथा उपलब्धियों की हमें जानकारी अल्पयत है, मतलब ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसकी महानता इस तथ्य में निहित है कि उसने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया और उसे अक्षुण बनाए रहा। मतलब आप देखेंगे इतिहास में कई ऐसे शासक हैं जिन्हें उत्तराधिकार के रूप में एक बड़ा साम्राज्य मिला, लेकिन उन्होंने अपनी गलत नीतियों के कारण उस साम्राज्य को खो दिया, जैसे कि हुमायूं। लेकिन यहां पर बिंदुसार की मात्र इतनी सफलता हमें देखने को मिलती है कि एक बड़े साम्राज्य के तौर पर इसे उत्तराधिकार में इतना बड़ा साम्राज्य मिलता है और यह व्यक्ति इस साम्राज्य को अक्षुण बना के रखता है। बिना खोए इसने उस साम्राज्य पर शासन स्थापित किया। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जैन परंपराओं में आप देखेंगे बिंदुसार की माता का नाम क्या है? विदुहेरा मिलता है। क्या है? जैन परंपराओं में हमें बिंदुसार की माता का नाम दुधेरा देखने को मिलता है। ठीक, पिता को आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक उसे अमित्रोक्लिस क्या कहते हैं? यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोक्लिस के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। अब एक बात बताओ, यूनानी लेखक अगर इसे अमित्र घात कह रहे हैं तो क्या इसने कभी युद्ध नहीं किए होंगे या इसने शत्रुओं का नाश नहीं किया होगा? अगर शत्रुओं का नाश नहीं किया तो किस आधार पर इसे इतनी बड़ी यहां पर उपाधि प्रदान की जाती है? यह प्रश्न यहां पर उभर के आता है कि यह उपाधि इसे क्यों दी गई? कहीं ना कहीं इसने अपने शत्रुओं का नाश तो किया होगा और जब अपने शत्रुओं का नाश किया होगा इसीलिए यह उपाधि दी गई। तो इतिहास में इस चीज को लेके यहां पर कई सारे द्वंद्व है
कि बिंदुसार का कैरेक्टर था कैसा, इसने कुछ युद्ध किए भी थे या नहीं किए थे। यूनानी लेखक इसे उपाधि देते हैं अमित्रघात की, अमित्रोकेडीज की। तो क्यों देते हैं, जब इसने कोई युद्ध नहीं दिए, क्यों क्यों किए? तो ऐसा होगा कि युद्ध तो किए होंगे लेकिन उनका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। ठीक, इतना क्लियर। अब आगे आओ। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ बौद्ध ग्रंथों में और कुछ जैन ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासन काल के अंतिम समय में, क्या यहां पर बिंदुसार के शासन के अंतिम कुछ वर्षों तक चाणक्य यहां पर उपस्थित थे। कौन थे? चाणक्य यहां पर उपस्थित थे अभी भी, मतलब कुछ समय तक ये बिंदुसार की भी मदद करेंगे। ठीक। एक यहां पर तिब्बती इतिहासकार हैं जिनका नाम है तारानाथ। कौन है? यहां पर एक इतिहासकार है तारानाथ। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार की कुछ उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि इसने 6 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच संपूर्ण भाग पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि जब दक्षिण भारत के मैप को आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ पूर्वी, एक तरफ पश्चिमी सागर, बंगाली खाड़ी और अरब सागर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तारानाथ लिखता है कि 6 नगरों को विजय किया किसने? बिंदुसार ने, और इनके राजाओं को नष्ट किया तथा पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के बीच के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दक्षिण भारत की कुछ विजय का श्रेय बिंदुसार को भी तारानाथ के द्वारा दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे दिव्य बदान से हमें ज्ञात होता है, दिव्य बदान एक और ग्रंथ है, इससे हमें ज्ञात होता है कि तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हुआ। क्या हुआ? तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह होगा और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को कहां भेजा? तक्षशिला में इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और अशोक ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा भी दिया। फिर अशोक ने उदारता पूर्वक नीति का अनुसरण करते हुए वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित, कहां पर? तक्षशिला में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के अनुसार यहां पर आप देखेंगे सोटिया के एक राजा थे। कौन? एंटियोकस। सोटिया एक जगह है, वहां के एक राजा होंगे एंटियोकस। एंटियोकस ने एक दूत को जिसका नाम था डायमेकस, डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। कहां भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। वही प्लिनी के अनुसार मिस्र के एक राजा थे टालमी, टालमी द्वितीय ने फिलाडेल्फियस ने, टालमी थे जो थे टालमी फिलाडेल्फियस, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डायनोसियस नाम के एक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। अब जो डायनोसियस आया है इसके बारे में कहा जाता है यह अशोक के दरबार में आया। कुछ इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं बिंदुसार के दरबार में आया। दोनों में विवाद है, ये स्पष्ट नहीं है किसके दरबार में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, डायमेकस को मान लेते हैं बिंदुसार के दरबार में और डायनोसियस को मान लेते हैं अशोक के दरबार में। ठीक है, इतना यहां पर आपको देख के चलना पड़ेगा। फिर आगे आप देखेंगे बिंदुसार ने जो एंटियोकस प्रथम है, जो सीरियाई नरेश हैं, इनसे 3 वस्तुओं की मांग की। किससे? एंटियोकस प्रथम से जो सीरियाई नरेश हैं इनसे 3 चीजों की मांग की। ये 3 चीजें क्या थी? इन 3 चीजों में आप देखेंगे अंजीर, विदेशी शराब और दार्शनिक। ये 3 चीजों की मांग बिंदुसार के द्वारा की गई। इस चीज की जानकारी हमें एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक से पता चलती है। ठीक है, एथेनियस नाम के एक यूनानी लेखक से पता चलती है। ये 3 चीजें कौन सी थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट जो थे इन्होंने प्रथम 2 वस्तुएं तो भेज दी, यानी कि मीठी मदिरा भेज दी और यहां पर क्या? सूखी अंजीर भेज दी। लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? दार्शनिक ना भेजने के पीछे एक संदेश भिजवाया सीरिया के नरेश ने और उन्होंने कहा यूनानी कानूनों के अनुसार, जो यूनान के कानून हैं उनके अनुसार
दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता, दार्शनिकों को नहीं बेचा जा सकता। शिक्षा कितनी बड़ी चीज है, इसे आप नहीं खरीद सकते। यही चीज यहां पर बताया गया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापारिक संबंध था। चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, तो मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि यहां पर व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर आपको देखे हुए चलो। आगे आप देखेंगे अपने साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया। किसने? बिंदुसार ने। क्या किया? बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को कई सारे प्रांतों में, कई सारे भागों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत के लिए उसने एक कुमार या कि उपराजा को नियुक्त किया। जैसे कि अशोक को उज्जैन या उज्जैनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजकुमारों को नियुक्त किया गया। प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक यहाँ पर महामात्रों की नियुक्ति की गई। महामात्र यानी कि आप वर्तमान के मंत्रियों की तरह इन्हें देख सकते हैं। महामात्र क्या किया? अनेक महामात्रों की नियुक्ति की। फिर यहां पर आप देखेंगे बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी। क्या थी? 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। मतलब बिंदुसार के समय जो मंत्री परिषद होती थी, इसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक नाम का अधिकारी होता था। इसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी होगा ये कौन होगा? ये होंगे आपके अशोक। और अशोक के बारे में तथा चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है हमें अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक ने कई प्रकार के अभिलेखों का यहाँ पर चलन किया। कौन कौन से अभिलेख थे, कितने अभिलेख थे, कहां कहां थे, किस प्रकार से शासन संचालन किया, इन सब की जानकारी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, जब हम अशोक के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। अपना ध्यान दीजिए, अपनों का ध्यान रखिए। बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ। क्लास को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।